क्या है कास्ट सेंसस यानी जातिवार जनगणना? जातिवार जनगणना का अर्थ है कि जनगणना में सभी जातियों की तालिका को भी शामिल किया जाए और उनकी जनगणना की जाए ताकि पता चले कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है। ये मसला काफी गंभीर है। अभी तक देश में जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में एक बार होती है और उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही गणना की जाती है। उन्हीं आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाता है। आपको बताएं, देश में पहली जनगणना आजादी के बाद 1951 में हुई थी। हालांकि इतने बड़े देश में जनगणना करना एक चुनौतीपूर्ण काम है और ये भारत की जो जनगणना है ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेटिस्टिकल एक्सरसाइज है। यानी जनगणना करना भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। अब बात करते हैं जातिवार जनगणना की। यह मुद्दा बहुत गंभीर, संवेदनशील, एक राजनीतिक सामाजिक मसला है। यह मसला इतना गंभीर है कि इसकी मांग कब से चली आ रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जातिवार जनसंख्या, जातिवार जनगणना पर लगातार टाल मटोल चल रही है। तो मसला गंभीर है। इसे हम नेताओं की बयानबाजी से नहीं बल्कि इसे ठोस तथ्यों और प्रामाणिक दस्तावेज के आधार पर समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, अंत तक देखिएगा। मैं हूं राजकुमार, आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा बस्टर। जनगणना के दौरान भारत की कुल जनसंख्या, विभिन्न आयु वर्ग, साक्षरता, लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, भाषाई आंकड़े, धार्मिक आंकड़े, शहरीकरण, इस तरह की बहुत सारी तालिकाओं में, बहुत सारी श्रेणियों में डेटा इकट्ठा किया जाता है। और जनगणना का ये जो डेटा है, ये जो आंकड़े हैं, ये भारत की डेमोग्राफी के सबसे क्रेडिबल इस डेटा को माना जाता है। तो इसलिए जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। इसके अलावा ये आंकड़े क्या काम आते हैं? सरकारें जो कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, जिन नीतियों का निर्धारण करती हैं, उन नीतियों के निर्धारण और कल्याणकारी योजनाओं के डिजाइन करने में ये आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असल में ये आंकड़े ही उसका आधार बनते हैं। इसके अलावा जो जातिवार जनसंख्या, जातिवार जनगणना होती है, उसके आधार पर ही हम विभिन्न जातियों की, विभिन्न समुदायों की का जो प्रतिनिधित्व है देश के तमाम संवैधानिक पदों से लेकर तमाम सार्वजनिक जीवन में, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसलिए भी ये जातिवार जनगणना जो है ये जरूरी है, क्योंकि इसी से स्पष्ट होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी जाति की आबादी तो मात्र 15 से 20% है और देश के ज्यादातर सार्वजनिक संसाधनों, संपत्ति और संवैधानिक पदों पर उनका वर्चस्व है। लेकिन अभी हमारे पास जातिवार जनसंख्या के, जातिवार जनगणना के आंकड़े नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि आंकड़े तो हैं लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तो भाई इनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर आपको हम प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ अच्छे से समझाएंगे कि आंकड़े कब इकट्ठा किए गए, ये आंकड़े किस अवस्था में है और इनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। पहले एक बार जातिवार जनगणना की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। भारत को 1947 में आजादी मिली और पहली जनगणना 1951 में की गई। उस वक्त ये फैसला लिया गया कि संविधान के आर्टिकल 341 और 42 का अनुपालन किया जाएगा, उसका अनुसरण किया जाएगा और देश में सिर्फ उन जातियों की जनसंख्या, उनकी गणना की जाएगी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही गणना की जाएगी। तो क्या हमारे पास जातिवार जनगणना के आंकड़े हैं ही नहीं? आखिरी बार जातिवार जनगणना 1931 में की गई थी। उसके बाद जो कल्याणकारी योजनाएं बनी उनका आधार ये 1931 की जातिवार जनसंख्या, जातिवार जनगणना के आंकड़े ही बनते रहे, यानी वो आंकड़े जो तकरीबन 90 साल पुराने आंकड़े हैं। लेकिन ये मामला ठंडा नहीं पड़ा, ये मांग कमजोर नहीं पड़ी। लगातार राजनीतिक गलियारों में जातिवार जनगणना की मांग उठती रही और वर्ष 2011 की जनगणना से ठीक पहले वर्ष 2010 में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये मांग उठाई गई और ये कहा गया कि 2011 की जनगणना में जातिवार जनगणना की जाए, जाति की तालिका को शामिल किया जाए। तो वर्ष 2010 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उस वक्त आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जनता दल ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। उस वक्त बजट सत्र चल रहा था, उस वक्त सदन में हंगामा किया गया, इस मांग को इतने जोर शोर से उठाया गया कि सदन की कार्यवाही तक प्रभावित हुई। ये मामला फिर से एक तरह से सुर्खियों में आया। इस पर कैबिनेट की 2 मीटिंगें हुई, लेकिन
मामले का कोई हल नहीं निकल पाया। अंत में फैसला लिया गया कि इस पर मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जाए जो इस मामले पर विचार विमर्श करें। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी कर रहे थे और इस समूह में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम, कानून मंत्री वीरप्पा मोइली, शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, कृषि मंत्री शरद पवार, रेलवे मंत्री ममता बनर्जी और टेक्सटाइल मिनिस्टर दयानिधि शामिल थे। हमने आपको बताया कि जो जातिवार जनगणना का मामला है ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। तो इस मसले को हल करने के लिए जिस मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था उस समूह में ही विभाजन हो गया। एक हिस्सा पक्ष में चला गया और एक इसके विरोध में चला गया। जो इसके विरोध में था उसका कहना था कि ये समाज को जाति के नाम पर बुरी तरह बांट देगा, और जो इसके पक्ष में था वो कह रहे थे कि असल में जातिवार जनगणना संसाधनों पर न्यायपूर्ण बंटवारे को सुनिश्चित करेगी। इन तमाम उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि जातिवार जनगणना का या जाति का ये मामला कितना गंभीर है, इस पर कितनी जबरदस्त लामबंदी हो जाती है और कितनी जबरदस्त तरीके से बंटवारा और विभाजन हो जाता है। खैर ये सब चला, लेकिन अंततः वर्ष 2011 में जातिवार जनगणना करने का फैसला ले लिया गया। यानी वर्ष 2011 में जातिवार जनगणना की गई है, तो फिर उन आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? आखिर उनको सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? जब आंकड़े हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। अभी अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर बिहार सरकार ने अपने राज्य के जातिवार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। जब बिहार सरकार कर सकती है तो मोदी सरकार को इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? आइए इसे समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र ने कहा था कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के जातिवार जनगणना के आंकड़े उसे उपलब्ध कराए ताकि वो स्थानीय चुनावों में उन ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से रिजर्वेशन की व्यवस्था कर पाए। उस वक्त केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया था, प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने अपना पक्ष रखा था। अपने हल्फनामे में सरकार ने बताया था कि वर्ष 2011 का जनगणना का हाउस होल्ड का कास्ट और रिलीजन का जो डेटा है उसे हजारों एक्सेल शीट में कॉपी कर रखा है, और ये फॉर्मेट इस विशाल डेटा को एनालाइज करने के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसलिए इसे एक डेटा को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और सरकार ने इस सारे डेटा को ट्रांसफर कर लिया है। जहां तक महाराष्ट्र राज्य का सवाल है तो महाराष्ट्र की कुल 10.3 करोड़ आबादी में से 1.7 करोड़ लोगों ने जाति के कॉलम को खाली छोड़ दिया है। इस डेटा के अनुसार महाराष्ट्र में 4,28,677 जातियों की जनगणना की गई है, जबकि महाराष्ट्र में SC, ST और OBC को मिलाकर कुल 494 जातियां ही हैं। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 59, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 47 और OBC जातियों की कुल संख्या 388 है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हल्फनामे में बताया कि ये जो डेटा 2011 की जनगणना में इकट्ठा किया गया है ये भरोसेमंद नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, और किसी भी संवैधानिक या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज के लिए, रिजर्वेशन के लिए, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो दाखिलों में हो, चाहे वो चुनाव में हो, इस डेटा को आधार बनाना सही नहीं है। भारत में वर्ष 1931 में जब जातिवार जनगणना की गई तो उस वक्त कुल जातियों की संख्या 4,147 थी, जबकि 2011 की जनगणना का ये डाटा भारत में 46 लाख जातियां दिखा रहा है। अगर हम मान लें कि इस दौरान जातियों में से उपजातियां बनी होंगी और कुछ, अगर हम ये सोचे कि थोड़ा विस्तार हुआ है और कुछ नई जातियां शामिल हुई हैं, तो भी ये डेटा में इतना अंतर नहीं आ सकता। ये संख्या 46 लाख तक नहीं पहुंच सकती। सरकार ने अपने हल्फनामे में बताया है कि 2011 में जो डेटा इकट्ठा किया गया उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और इसलिए उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। तो क्या सिर्फ यही कारण है या इसका कोई संबंध वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव से भी है? इस पर आगे बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। पहले आपको ये बताते हैं कि डेटा में आखिर ये गलतियां कैसे हो जाती हैं, इसका क्या कारण है, और जातियों का डेटा इकट्ठा करना मुश्किल क्यों है, चुनौतीपूर्ण क्यों है। ऐसी कई जातियां हैं कि वो जाति एक है लेकिन उसे कई तरह से स्पेल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर केरल की एक जाति है मापिलास, इस जाति को 40 तरह से स्पेल किया गया है। यानी यह हो सकता है कि इस एक ही जाति को डेटा
40 जातियों के तौर पर रीड करें। अनुमान हो सकता है 2000 के डेटा में इस तरह का भी कुछ हुआ हो। इसके अलावा कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका जो फोनेटिक्स है, जो उच्चारण है, वो एक जैसा है, यानी बोलने में एक जैसी लगती है, लेकिन वो जातियां अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर एक जाति है पवार और पोवार। अगर बोलने में देखें तो लगेगा कि ये एक ही जाति है, लेकिन ये दो अलग अलग जातियां हैं। पोवार जो है वो ओबीसी है। ओबीसी की सूची तैयार करना एक्सक्लूसिवली केंद्र सरकार के दायरे में नहीं आता है, इसलिए केंद्र की अलग सूची है और राज्य की अलग सूची है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां ओबीसी है ही नहीं। कुछ राज्यों में जो अनुसूचित जातियों के लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हें ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है। किसी एक राज्य में अगर एक जाति ओबीसी की सूची में शामिल है तो दूसरे राज्य में वही जाति अनारक्षित सूची में शामिल है। केंद्र की ओबीसी सूची में 2479 जातियां हैं और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 3150 ओबीसी जातियां हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में जातियों का किस तरह का मकड़जाल है। भारत में अनेकों जातियां हैं, उन जातियों में अनेकों उपजातियां हैं। हर जाति अपने से निचली एक जाति खोज लेती है। शायद इसीलिए संत कबीर रैदास ने कहा था कि जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात। यानी जाति एक इस तरह की समस्या है, जिस तरह से केले के पत्ते हैं, एक पत्ता निकालो दूसरा निकलता है, तीसरा निकालो उसके नीचे एक और पत्ता निकलता है, प्याज जैसी स्थिति है। तो ये आंकड़े और ये जो जनगणना या जातिवार जनगणना के आधार पर जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, ये हमें एक गहरी सामाजिक सच्चाई से भी रूबरू करा रही और बता रही है कि भारत किस प्रकार जाति के चक्रव्यूह में जकड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है, उस हलफनामे के आधार पर यह पता लगता है कि जातियों का जो क्लासिफिकेशन है वो करेक्टली नहीं है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट डेटा नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से सरकार ये कह रही है कि इस डेटा में बहुत गड़बड़े हैं और उसे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज के लिए आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, ये भरोसेमंद नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि 10 से 12 साल हो चुके हैं, अभी नई जनगणना होने वाली है, तो क्या एक जातियों की रजिस्ट्री तैयार करना, उनको नोटिफाई करना, उनका क्लासिफिकेशन करना इतना मुश्किल काम है कि केंद्र सरकार इसको कर नहीं सकती? मैं तो ये भी जानना चाहूँगा कि जो 2011 में डेटा इकट्ठा किया गया था, जिसे सरकार कह रही है कि उस डेटा में गड़बड़ियां हैं, तो क्या भारत के पास इस तरह के एक्सपर्ट नहीं है, इस तरह की तकनीक नहीं है कि उस डेटा को क्लीन किया जा सके? सरकार 2011 के डेटा में गड़बड़ बता रही है, गलतियां बता रही है, कह रही है सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो क्या सरकार ने 2021 की जनगणना में जातिवार जनगणना करने की बात को शामिल किया है? उसकी क्या तैयारी की है? आपको बताएं कि उसी हल्फनामे में सरकार ने बताया है कि 2021 की जनगणना में जातिवार जनगणना नहीं की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इससे डेटा की ऑथेंटिसिटी गड़बड़ा सकती है और जो दूसरा डेटा है वो भी प्रभावित हो सकता है। आखिर सरकार इतनी टाल मटोल क्यों कर रही है, जबकि ये एक्सरसाइज राज्य कर रहे हैं, राज्यों में जातिवार जनगणना हो रही है। बिहार ने तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर अपने जो जातिवार जनगणना के आंकड़े हैं उन्हें सार्वजनिक कर दिया है और ये आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे। इस जनगणना के अनुसार बिहार में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 63.1% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.7%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.7% और सामान्य या अनारक्षित की कुल आबादी 15.5% है। इन आंकड़ों के हिसाब से बिहार में सामान्य वर्ग की कुल आबादी 15.5% है, जबकि संसाधनों पर इनका वर्चस्व है। तो क्या 15.5% आबादी के लिए 50% पदों को अप्रत्यक्ष तौर पर आरक्षित नहीं किया गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि आरक्षण पर 50% की सीलिंग है। तो क्या यही कारण है कि मोदी सरकार जातिवार जनगणना को लेकर लगातार टाल मटोल कर रही है, ना आंकड़े सार्वजनिक कर रही है और ना ही
इस बार की होने वाली जनगणना में जातिवार जनगणना को शामिल किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि 2011 के डेटा को क्लीन क्यों नहीं किया गया, उसमें क्या बाधाएं थी, सरकार को पारदर्शिता के साथ बताना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि अगर सरकार को लगता है उस डेटा में मिस्टेक थी तो जातियों और उपजातियों की रजिस्ट्री तैयार करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में क्या किया। वर्ष 2011 के जातिवार जनगणना के डेटा को सार्वजनिक ना करने में जो बाधा है, क्या सिर्फ वो तकनीकी कारण है या इसका कोई संबंध वर्ष 2024 के चुनाव से भी है। फिलहाल विधानसभा चुनाव के प्रचार हो रहे हैं। जातिवार जनगणना का मामला बड़ी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। खासतौर पर इंडिया अलायंस इस मुद्दे को लगभग हर रैली में, हर मंच से बोल रहा है, ओबीसी प्रश्नों पर बात कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी से, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो ऐसे लगता है कि ये विधानसभा चुनाव असल में वर्ष 2024 के चुनावी एजेंडा को तय कर सकते हैं। तो क्या वर्ष 2024 में चुनावी एजेंडा, प्रमुख चुनावी एजेंडा जातिवार जनगणना होगी? अगर ये होता है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि अगर जाति का सवाल प्रमुखता से एक तरह से मुख्य मंच लेता है तो हिंदुत्व का एजेंडा साइडलाइन होगा यकीनन, और उस एजेंडा में पंक्चर हो सकता है। जबकि हम देखते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो, हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। तो अगर ऐसा होता है तो लगता है वर्ष 2024 का चुनाव मंडल बनाम हिंदुत्व होगा। देखते हैं वर्ष 2024 में क्या होगा। लेकिन फिलहाल विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में भी होने हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर आपकी रुचि है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मध्य प्रदेश में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ की पड़ताल की गई है कि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20 साल का मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है। नमस्कार।